Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji was definitely the hero of the freedom struggle and the topmost personality of the freedom struggle and true leader. But what he got in term of credit, that is very less in comparison to what he deserves. So the only thing received so far is the enormous love of Indian people, of the countrymen of India, citizens of India. So today we'll talk about our beloved Netaji Subhash Chandra Bose, and let me place a presentation. So can you people see my presentation? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. okay, so today we are going to talk about the mystery of a true leader, Netaji Subhash Chandra Bose, right? So let's start with the question. शुरू करते हैं. We'll be bilingual, okay? So in Hindi and English both. So who gave us freedom? हमें आजादी किसने दी? Actually जो हमें आजादी मिली, वो आजादी कैसे मिली और उस आजादी को देने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, the most important contribution which gave us freedom. सो ये कैसे पता चल सकता है? हमें उस समय के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि हमें आजादी कैसे मिली और किसने हमें आजादी दिलाई. तो थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेताजी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा वहां तक पहुंचेंगे. सो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजादी का पहला दिन था, ऑन 15 अगस्त 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, क्या उन्होंने अपना पहले भाषण में, इन हिज वेरी फर्स्ट स्पीच, व्हाट ही सेड, that the country has achieved freedom under the brilliant leadership and guidance of Mahatma Gandhi. Our technique of fighting was different from that of other countries. Sometimes we had faltered and stumbled, but finally we reached our goal. And its credit, if credit is due to any man today, is to Gandhi ji. So नेहरू जी ने जो अपनी पहली स्पीच थी, द वेरी फर्स्ट स्पीच, उसमें ही क्लियर कर दिया था कि भविष्य में भारत का जो भविष्य होगा, उसमें जब कभी भी स्वतंत्रता की बात आएगी, आजादी की बात आएगी, आजादी की लड़ाई की बात आएगी, या क्रेडिट की बात आएगी कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो उसमें गांधी जी का नाम सर्वप्रथम आएगा. नेहरू जी ने डे 1 पे ये चीज क्लियर कर दी थी. और हमने बचपन से ये गाना सुनते हम आए हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बारे फकीर खूब करामात दिखाई. सो ये जो है कविता की ये फिल्मी गाना है. इस फिल्मी गाने की पंक्तियां भी हमें जो है ये समझने पर मजबूर करती हैं कि ये जो आजादी हमें मिली, इस आजादी का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा था, जो सबसे महत्वपूर्ण सिपाही था, वो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी थे. और हमें जो आजादी मिली, ये आजादी बिना किसी लड़ाई झगड़ा, बिना किसी संघर्ष के ये आजादी हमें मिली और महात्मा गांधी जी ने ये आजादी हमें दिलवाई. ये निश्चित तौर पर भारत की आजादी में जो योगदान है, उसमें जिन भी महापुरुषों का योगदान है, उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. His contribution was really appreciable, but who was the hero of the freedom struggle? वो जो मेन हीरो, नायक फ्रीडम स्ट्रगल का कौन था और आजादी किसने दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया, आज हम पहले उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद सुभाष के जीवन के अन्य रहस्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें कि उनका जो विमान दुर्घटना है और उसके आगे के रहस्यों के बारे में. सो अब हम लोग इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेते हैं. सो द कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, जो भारत को आजादी मिली, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन हो सकता था? पहला, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भारत को आजादी दे दें. बड़े सज्जन लोग थे, दे वर वेरी, जिसको कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड और भद्र संस्कृति थी, तो उन्होंने अपने आप आजादी दे दी. या समटाइम्स इट इज सेड
that the economic condition of England was pretty weak at that time, and that's why they were not able to rule this country. तो इस वजह से उन्होंने आजादी दे दी। इस बात को सिरे से हम सभी जानते हैं, खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो अगर वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हो गए थे तो वो और ज्यादा भारत को लूटते और ज्यादा भारत को चूसते और अपने देश में जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई उसको सुधारने की कोशिश करते। दूसरी बात, जहां तक बात यह है कि वो बहुत भद्र थे या दे वर वेरी सिंसियर एंड दे वर वेरी जिसको कह सकते हैं राइटियस पीपल, तो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने बाकायदा जो प्लासी की लड़ाई है उसके आसपास से लेकर के और 1947 तक भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने इस वजह से दे दी, उनकी सज्जनता थी। अब इसमें नाम जो आगे आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम तो यहीं पर खारिज कर देता हूं मैं, जो आगे नाम आते हैं उन पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ही आज तक चल रहे हैं। आजादी को 75 वर्ष से ज्यादा पूरे हो चुके हैं और जो नैरेटिव्स चल रहे हैं एक एक करके उन पर विचार करते हैं। सो महात्मा गांधी और कांग्रेस, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, तो इनमें से किसी ना किसी का ज्यादा बड़ा योगदान रहा है। और नेहरू जी ने तो खुद ही महात्मा गांधी के लिए कह दिया, नेहरू के लिए सुभाष चंद्र बोस के लिए कहने वाला कोई बचा नहीं था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते आगे का उनका, आपको हम लोग आगे जब बात करेंगे तो चर्चा करेंगे कि कैसे उनका आगे का जीवन गुजरा और कैसे उन्होंने अपने जीवन के वो समय जब उन्होंने लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, कैसे गुजार रहे थे। सो महात्मा गांधी एंड कांग्रेस पे पहले बात कर लेते हैं। मुख्यतः आई वांट टू टेल यू दैट मेन जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे, चाहे वो कांग्रेस के हों या महात्मा गांधी जी के हों, वो कौन कौन से थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। सो द वेरी फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो पहला मूवमेंट था महात्मा गांधी का, वो चंपारण का सत्याग्रह था। एक राजकुमार शुक्ल जी एक बिहार के किसान थे और वहां पर क्या करती थी अंग्रेज सरकार की, किसानों को 30% जमीन पर नील, जो हम लोग कपड़े सफेद कपड़ों में लगाते, नील मजबूरी में जो है बोने के लिए मजबूर करती थी, नील बोने के लिए, और उसका कुछ पैसा भी नहीं मिलता था और बहुत सारे टैक्स भी उनके ऊपर लगाए जाते थे। और साथ में जो है वो जो जमीन है नील के बोने से, ऐसा कहते हैं कि जमीन की उर्वरता जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने चंपारण में यह सत्याग्रह चलाया 1917 में। 1917 में सत्याग्रह चला और अगर इस सत्याग्रह की वजह से अंग्रेजी सरकार पे कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा होता तो 1920 तक भारत को आजादी मिल गई होती, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा प्रेशर भारतीय जनमानस का अंग्रेजी सरकार के ऊपर बिल्डअप हो रहा था, तो इस सत्याग्रह ने एक तरीके से प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व जो होता है जैसे उसका काम किया। और ये भी हो गया कि हाँ, सरकार के विरुद्ध भारत का जनमानस खड़ा है, और ये भी हो गया कि इससे अंततः बहुत कुछ हासिल हुआ हो आजादी की दिशा में। ठीक है, वो नील के किसानों को कुछ राहत अवश्य मिली थी, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन माना जाता है महात्मा गांधी का। दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 के बीच में चला, और ये मूवमेंट जो है वो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में महात्मा जी ने चलाया था, और निश्चित तौर पर पूरा देश इससे प्रभावित हुआ। और 2 साल बाद जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तो उस समय महात्मा जी ने इसको वापस ले लिया। तो एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन का जब परिणाम निकलने वाला होता रहा तो शायद अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंटेंशन से, लेकिन जब अंग्रेजी सरकार वास्तव में परेशान होने की स्थिति में आ जाती थी, उसी समय यह आंदोलन वापस हो जाते, और उसकी वजह से इन आंदोलनों का कोई बड़ा आउटकम नहीं निकलता था। आउटकम जो है उसके फॉर्म में कुछ भी नहीं मिलता था, सिवाय इसके कि हाँ, आंदोलन हुआ और पीक पे पहुंचा और खत्म हो गया। तीसरा मूवमेंट जो कि गांधी जी ने चलाया और
मैं समझता हूं कि इस देश का बहुत ये दुखद जो है गांधी जी का इस आंदोलन को सहयोग रहा और इससे हजारों की संख्या में लोग भारत में भारतवासियों के द्वारा ही मारे गए। ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन था। एक्चुअली खिलाफत इसको नाम देने के पीछे मुझे नहीं पता क्या कारण है। खिलाफत का मतलब विरोध होता है और ये विरोध जो है वो किसी अंग्रेजी सरकार का विरोध या ब्रिटिश रूल का कोई विरोध ऐसा कोई इसमें शामिल नहीं था। ज्यादातर लोग हम में से भी यही मानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मतलब खिलाफत की जा रही थी अंग्रेजों की, लेकिन नहीं, यहां पर खिलाफत इस बात की हो रही थी कि जो तुर्की में खलीफा वाली व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने उसको खत्म किया था और उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए अली ब्रदर्स, दो अली भाई थे, उन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और गांधी जी का इसमें सहयोग था। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को सहयोग इस वजह से दिया था कि शायद यह आंदोलन हिंदुओं को और मुसलमानों को यूनाइट करेगा और इससे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, दिस मूवमेंट विल हेल्प इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यदि हिंदू और मुस्लिम एकत्र यूनाइट होके लड़ाई लड़ेंगे। आयुष, आवाज आ रही ना मेरी? यस सर, परफेक्टली ऑडिबल सर। अच्छा, मुझे इसमें कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो क्या मुझे कमेंट्स दिख सकते हैं क्या? कोई अगर कमेंट लिख रहा हो तो वो कैसे दिखेगा? सर चैट विद एवरीवन इज अवेलेबल ना ऑप्शन ऑन एन एंड। एक मिनट। अच्छा, द सिंबल बिसाइड द पार्टिसिपेंट्स। हाँ, ओके। जो 22 और 23 के बीच में आ रही है, 22 सितंबर 22 से लेकर 10। सो कैन यू सी नाउ? लेकिन ये जब आता है तो ओके, मैं देख रहा हूँ। अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, अभी पूरा दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है या मतलब स्क्रीन में स्लाइड दिखाई दे रही है या बाकी भी कुछ दिखाई दे रहा है? सर योर विंडो एंड द पीपीटी विंडो, टू पार्ट्स। मतलब हाँ ठीक है, मेरा छोटा दिख रहा होगा, पीपीटी बड़ी दिख रही है ना? नो सर, आई हैव हाइलाइटेड यू ना, सो इट्स शोन ऑन अ स्पॉटलाइट मोड। राइट। Rest names and all these messages and all, they are not visible, na? It's visible on my end. Okay. Actually, you were sharing the screen, so that's why it's not visible on that screen. Okay. So, anyway, let me continue. So, this was Khilafat movement, and Khilafat, the duration of Khilafat movement was 1919 से 1924, 1919 to 1924. Okay, the presentation stopped actually. Just a minute, huh? Actually, changing of slide is stopped. Okay, and now let's come to another movement, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ये आंदोलन बड़े देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन रहा और हम सभी जानते हैं कि इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसको तोड़ा था और दांडी यात्रा या दांडी मार्च जो के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। 1930 से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1934 तक चला था और 1934 की में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। द नेक्स्ट मूवमेंट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, पीछे आते हैं, अगर हम 1934 को देखिए आप, तो 1934 से लेके फिर कोई बड़ा आंदोलन ना तो गांधी जी ने चलाया और ना कांग्रेस ने चलाया। 1934 उसके बाद क्या घटनाक्रम बदलता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि 1934 के बाद
जो सिनेरियो आता है उस सिनेरियो में एंट्री होती है कुछ लोगों की, जिनमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वो बहुत तेजी से नेशनल सिनेरियो में वो बहुत तेजी से अपना स्थान बनाते जा रहे थे। और आते आते 1938 तक, 1938 तक ये स्थिति हो गई कि 1938 में नेहरू जी के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया 1938 में। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, फिर 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस का जो नजरिया था, वो नजरिया ये था कि इस तरीके से हम सदियों तक जो है वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे और हमें आजादी नहीं मिलेगी। जबकि गांधी जी का नजरिया बिल्कुल अलग था, और गांधी जी कहते थे कि अहिंसा से बड़ा शस्त्र कोई नहीं है, तो इसलिए हमें इसी रास्ते से आजादी पानी है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस में धीरे धीरे दो विचारधाराएं, या यूं कह लें कि विचारधाराओं का बंटवारा सा हो गया, और सुभाष बिल्कुल अग्री नहीं करते थे कि इस तरीके से जो है हमें स्वतंत्रता कभी भी मिल पाएगी। और कांग्रेस और जो महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत था, इसकी वजह से 1934 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रभावी ना तो आंदोलन हुआ और ना कोई बड़ा कार्य हुआ। हाँ, इस बीच में ऐसा जरूर हुआ कि अंग्रेज राज करते रहे, यहाँ पर एक काम चलाऊ सरकार या उस तरह की बातें, और धीरे धीरे चीजें इसमें इस तरफ जाने लगी कि आप शासन करते रहिए, और शासन को किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाए वो सुझाव या एक काम चलाऊ सरकार बना ली जाए, और उसके ऊपर अंग्रेजों का राज्य रहे, जिसके कि नेताजी घोर विरोधी थे। और 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद अगली बार फिर से नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, लेकिन स्थिति ऐसी बना दी गई कि नेताजी ने उसके बाद 1939 में नेताजी ने डिस्पाइट ऑफ विनिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन फ्रॉम, और इनके सामने जो थे वो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको जो है हराया और प्रेसिडेंट बने। बट सुभाष चंद्र बोस का एम कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना कभी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी का एम राष्ट्र को आजाद कराना था, और जब उनको लगा कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो फोकस है वो फोकस ये है कि किस तरह से सुशासन हो, चाहे भले अंग्रेज हमारे ऊपर बने रहें, तो सुभाष चंद्र बोस ने 39 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। चलिए इसके आगे हम देखते हैं अपने नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है, और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। दिस इज रियली रियली वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द नैरेटिव्स जो हम लोगों के सामने गढ़े गए, जो हम लोगों के सामने क्रिएट किए गए, और उनकी वजह से ये जरूर है कि नेताजी को इस देश का सबसे ज्यादा, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में किसी नेता को प्यार मिला तो उनमें से सबसे नंबर 1 पर नेताजी हैं। लेकिन चूंकि सरकारी रिकॉर्ड्स, वो कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, सरकारों ने नेताजी को जो डॉक्यूमेंट्री, जो बाकी मीडिया और इन सब में जो उनको स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और उसकी वजह से मैं आपको, हमारे जो टीचर्स यहाँ पर होंगे वो अग्री करेंगे कि हम लोगों ने अभी पिछली बार एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में हम लोग बात कर रहे थे। तो उस मीटिंग में मैंने पूछा कि 23 जनवरी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो कितने लोग जानते हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए? तो शायद 5-6 नाम लोगों ने हाथ खड़ा किया था, जिसमें करीबन 150-200 लोगों में है। तो आज हम, ये मौका है हमारे लिए ये जानने का कि कौन थे सुभाष चंद्र बोस, कौन थे गांधी जी, कौन थे नेहरू जी, क्या नैरेटिव्स हैं और क्या रियलिटीज हैं। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक ब्रीफ, एक प्राइमरी लेवल का इंट्रोडक्शन में देता हूं। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। अच्छा खासा धनी परिवार था, जिसको हम लोग कहते हैं ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। एंड इसके बीच में के जो छोटे मोटे प्रसंग हैं, जो इंसिडेंट्स हैं ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई एम नॉट पिकिंग देम, बट मेजर जो इंसिडेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन 1920 नेताजी क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद रैंक 4th, चौथी रैंक थी। सिविल सर्विसेज का मतलब आप समझते हैं, जिसको आप IAS बोलते हैं,
और 1921 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, द इंटेलेक्चुअल लेवल दैट ही हैड, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। आसानी से आप समझ सकते हो किस लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल उनका रहा होगा और किस स्तर के वो मानसिक दक्षता किस स्तर की रही होगी। 1923 में, इन 1923, आप देखिए 1921 में, 1920 तक वो इंग्लैंड में थे, 1921 में आए हैं, और 1923 में बोस वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस जी भारत की जो युवा कांग्रेस था उसके अध्यक्ष बन गए और बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी। 1924 में मेयर ऑफ कैलकाटा। So despite of all the odds, the growth rate of this man was enormous. मतलब definitely जिसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही विलक्षण कोई व्यक्ति रहा होगा, दैवीय प्रतिभा से युक्त कोई व्यक्ति रहा होगा जो इतनी तेजी से ऊपर चढ़ता है। 1925 में बोस को अरेस्ट किया गया, उन्हें बर्मा भेज दिया गया और वहां पे उनको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी नामक बीमारी ने परेशान किया थोड़ा। देन 1927 में, थोड़ा मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं, इफ somebody is feeling that I am moving a bit faster than normal तो प्लीज आप बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे मैसेज कोई नहीं दिख रहा है, वो मैसेज वाले उस पर जाता हूं तो वो होता है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके और मुझसे बता सकते हैं, या if Ayush ji is looking at the messages so he can let me know if I am he's saying that the pace is going good, no issue. Okay, that's great. तो जल्दी से हम बताते हैं तभी पूरा कवर हो पाएगा, अभी रहस्य की तरफ तो हम पहुंचे ही नहीं है। In 1907 after being released from the prison बोस कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। जनरल सेक्रेटरी आप समझ सकते हैं कांग्रेस में बहुत बड़ा ओहदा होता है। 1927 में जनरल सेक्रेटरी हो गए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज में जैसे प्रियंका जी इस समय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, या और जो टॉप लीडर्स हैं दो चार वही। 1928 जब ये 1928 में इन्होंने कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, और उसमें जो स्वयं कांग्रेस का जो उनका अपना जो जिसको स्वयं सेवक कह सकते हैं कांग्रेस के, उनके समूह का जो है जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है, वो अपने आप को घोषित किया। और उसके बाद इसी समय पर इन्होंने अपने जो वेशभूषा है उसमें जो सैनिक वेशभूषा है उसको अपनाना प्रारंभ किया। 1930 में एक बार फिर से इनको अरेस्ट किया गया और ये सिविल डिसोबीडियंस जो कांग्रेस का मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद फिर से ये 1924 में मेयर बने थे, यहाँ पे 1930 में फिर से मेयर बने कलकत्ता के, और 1933 में बीमारी की वजह से ये 33 से लेकर 37 तक ऑस्ट्रिया में रहते हैं और वहीं इनसे इनकी मुलाकात होती है, इनकी जो धर्मपत्नी बनी एमिली शेंकल उनसे। 1938 में लौटते हैं और लौटते ही आप ये समझ लीजिए कि ये नेशनल लेवल के लीडर, नेशनल जो इनका स्टेचर था वो इतना बड़ा हो चुका था कि 1938 में आते ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ये समझिए 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1939 वाला वाकया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो अगेन प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन गांधी जी से इनके मतभेद हो जाते हैं। गांधी जी 1934 से और खाली बैठे हुए थे ऐसा इनका मानना था, और प्रभावी संघर्ष जो इफेक्टिव जिसको कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन, वो नहीं हो रहा था, और जिसको कि सुभाष चंद्र बोस जी बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आ रहा था वो, तो फिर ये इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ही कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक फ्रैक्शन जो है वो डेवलप करते हैं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। लेकिन यहां पर कुछ बहुत ज्यादा कर पाने की स्थिति बन नहीं पा रही थी इस वजह से, क्योंकि इधर कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन था जहां पर ये थे,
and that whole setup was doing nothing very significant. So अब इनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी कि अब इस तरीके से अगर चलता रहा तो अल्टीमेटली इस जो लीडर्स हैं वो सेटिस्फाई धीरे धीरे इस पे हो जाएंगे या हो गए थे उस समय तक कि हम आपस में मिलकर सरकार चलाएं और वो सरकार जो है अंग्रेजों के द्वारा ऊपर से उसका शासन किया जाए। अब ये नजरबंद किए गए थे अपने घर में। सुभाष चंद्र बोस जी 1941 में ये पहली बार घटना घटी कि ये अपने घर से गायब हो गए और किसी को पता नहीं चला। गायब होके ये पूरी एक लंबी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट में मैं इसको कर रहा हूं। अफगानिस्तान और रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में इन्होंने, जाहिर सी बात है उस समय जो है वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर में द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। एक था अलायंस फोर्सेस और दूसरा था एक्सिस फोर्सेस। अलायंस फोर्सेस में अमेरिका और इंग्लैंड ये थे और एक्सिस फोर्सेस में जर्मनी, जापान वगैरह ये सारे थे। तो जाहिर सी बात है अगर इंग्लैंड से लड़ना है तो इंग्लैंड के जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनके साथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। और अपोजिट फोर्सेस में कौन लोग थे आप देखिए, ये सामने फोटो देख पा रहे हैं। मुझे लगता है उस समय के किसी नेता में जर्मनी के किसी गार्ड से भी हाथ मिलाने की औकात नहीं थी। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि नो लीडर, कोई हिंदुस्तान का लीडर, जर्मनी जो उस समय नंबर 1 पे था, टॉप पे था और इसने 6-8 कंट्रीज को तो उस समय तक जो है उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उससे आप बॉडी लैंग्वेज देखिए नेताजी की, जिस तरीके से ये फोटो दिखा रहा है, हिटलर से बात कर रहे हैं। सो उस समय के किसी नेता का इतना स्टेटस नहीं था कि वो हिटलर से इस तरीके से जाके और बात करता और मदद मांगता जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई लड़ी जा सके। सो हिटलर कैसा व्यक्ति था, लोग इस पर बहुत प्रश्न करते हैं और नेताजी ने हिटलर से क्यों मदद मांगी और कम से कम कांग्रेस में इस चीज का बहुत बड़ा जो है विरोध, और नेताजी के लिए जो कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होना, वो क्योंकि कांग्रेस या महात्मा गांधी जी अहिंसा की बात करते थे और सुभाष चंद्र बोस को लगता था अहिंसा से केवल और केवल मन बहलाने का कार्य हो रहा है, इससे देश को आजादी कभी नहीं मिलेगी। और वो दिख भी रहा था। वंस अगेन मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि 34 के बाद से कांग्रेस ने कोई प्रभावी आंदोलन नहीं किया और 1939 में इवन जब कांग्रेस से ये अलग भी हो गए थे तो भी इनका ना तो शत्रुता कांग्रेस से थी, ना शत्रुता महात्मा गांधी से थी, ना नेहरू जी से थी। इसका आपको प्रमाण मिलेगा कि जब आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी आगे चलकर लड़ाई लड़ेगी तो उसमें स्क्वाड्रन या उसमें जो जो धड़े होंगे उनके नाम हैं गांधी स्क्वाड्रन और नेहरू स्क्वाड्रन, ऐसे करके। तो इनके मन में इस तरह की कोई चीज नहीं थी, ना किसी के प्रति वैमनस्यता थी, लेकिन इनके मन में बस एक ही धुन थी और वो धुन थी फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, आजादी भारत को। तो नाजी जर्मनी में पहुंच जाते हैं, ये इनकी मजबूरी थी। अमेरिका और ब्रिटेन से तो सहयोग नहीं मांग सकते कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन से ही सहयोग मांग ले, हेल्प मांग ले। सो जर्मनी के पास पहुंचे, सबसे शक्तिशाली देश था उस समय पर, और कोलैबोरेट किया जर्मनी में। इनको बहुत अच्छा सम्मान मिला, इनको गाड़ी, बंगला और सारी चीजें जर्मनी में प्रोवाइड कराई गई। बट कुछ समय के बाद जर्मनी को ऐसा लगा कि बोस को बहुत ज्यादा हेल्प करके, क्योंकि जर्मनी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। जर्मनी को ये लगने लगा कि अगर हम बोस को सहयोग करेंगे, और बोस तो हिंदुस्तान से एक तरीके से निष्कासित हो गए हैं अब पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पर जो या तो अंग्रेजों का शासन था या फिर जो गांधी लेड कांग्रेस थी वो थे। तो जब हम एंट्री करेंगे वाया अफगानिस्तान, जब विश्व विजय होगी और एंट्री करेंगे, तो जब इंडिया में एंट्री करेंगे तो वहां पर एंट्री करने के समय पर हमें जरूरत पड़ेगी इन लीडर्स की जो इस समय इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो अंग्रेजों के खिलाफ वो लीडर्स भी लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये भी लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी। लेकिन ये बात समझने वाली है कि वो लीडर्स किस तरह से लड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस
किस तरह से लड़ रहे थे, अपना पूरा जीवन खतरे में डालकर ये नाजी जर्मनी तक पहुंच गए। और वो लीडर जिस तरह से लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर बहुत योगदान है हमारे सभी नेताओं का भारत की आजादी में, लेकिन अनइंटेंशनली वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सहयोग मिल रहा था उनसे। और स्पष्ट तौर पर ये तो गांधी जी के पत्रों में है, गांधी जी के भाषणों में है कि उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करेंगे, और इंडिया की जो आर्मी थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें भर्ती के लिए भारत के निवासियों को प्रेरित किया महात्मा गांधी ने कि वो उसमें भाग लें। और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है आगे चलकर उसने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ में उसकी लड़ाई हुई। खैर, तो जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कि वो बोस को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन बोस के साथ में बहुत अदब, सम्मान और रेस्पेक्ट का बिहेवियर जर्मनी का रहा। और बोस ने इच्छा व्यक्त की कि देन ही शुड गो टू जापान, बिकॉज ये जो ग्रुप था उसमें जर्मनी, जापान और दूसरे कंट्री थे। तो बोस ने जापान से फिर हेल्प लेने की सोची, और जर्मनी ने बाकायदा एक पनडुब्बी सबमरीन अवेलेबल कराई, और उस सबमरीन से जो है जर्मनी से फरवरी 1943 में बोस ने, अच्छा इस बीच में ये घटनाक्रम क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, तो आजादी की लड़ाई के लिए कि बोस और एमिली शेंकल विवाह कर लेते हैं, और उनके एक बेबी डॉटर होती है, जिसको कि छोड़कर 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल लेते हैं। ये वही समय है जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में सत्य के प्रयोग कर रहे थे, जिसको गूगल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा वो सत्य के प्रयोग क्या थे। अभी इस बारे में हम चर्चा नहीं करते, नहीं तो हमारे प्यारे नेता जिसके बारे में आज कुछ बताने का और आपको कुछ सुनने का मौका मिला है, उसमें कमी रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सो बोस लेफ्ट Schenkel and the baby daughter and boarded a German submarine. Germany made available a submarine, and Bose traveled from that, and in a C2C in a submarine to submarine transfer inside the sea हुआ। और यानी कि क्या मतलब है इसका, यानी जर्मनी की सबमरीन से वो पहले आए, आधे रास्ते के बाद फिर वो दूसरी सबमरीन, या वो सबमरीन नहीं थी, छोटी बोट एंड देन सबमरीन, उससे ही रीच्ड जापान। और वो जब जापान पहुंचते हैं, जापान में कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जापान उस बीच में जापान ने जो इंडिया की सेना थी, यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसको अच्छा खासा धूल चका चुके थे। और इन्होंने जो बर्मा पे उनका अधिकार हो गया था, सिंगापुर उनका था, और इधर बर्मा के भी आगे तक वो आ गए थे। अंडमान निकोबार आइलैंड जीत चुके थे, और अंडमान निकोबार को तो सबसे पहले जो है वो, अगर इंडिया का झंडा जो है फहराया गया तो वो नॉर्थ ईस्ट में, और अंडमान निकोबार जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी के कब्जे में आया। इसके बारे में आगे बात करते हैं। सो आईएनए का जापान के साथ में मिलके द फर्स्ट कमिटमेंट वाज विद द जापानीज थ्रस्ट टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडियन फ्रंटियर्स ऑफ मणिपुर टुवर्ड्स इम्फाल एंड कोहिमा। सो आईएनए यानी भारत की सेना अंग्रेजी सेना से लड़ने के लिए, और ये भारत के जो पूर्वी हिस्सा है वहां तक पहुंची, और उसके पिछले यानी कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उससे आगे बढ़ने पर बर्मा और उसके आगे वहां तक कब्जा जापानीज कर चुके थे। ये एक पेपर की कटिंग है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे जूम करूं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, द ब्रिटिश नो वेरी वेल दैट आई से व्हाट आई मीन इट, एंड दैट व्हाट आई मीन आई से। So when I say war, I mean war to the final. A war that can only end in the freedom of India. Subhash Chandra Bose, 24th October 1943. ये कोई सिनबून, अब ये किस लैंग्वेज का है, दिखाई तो इंग्लिश ही दे रहा है उसमें। एनीवेज, सो पूरी तरीके से लड़ाई के अंग्रेजों से लड़ाई के जज्बे के साथ में
और जुट गए। आगे क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो जापानीज टुक पोजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो मैंने आपको बताया कि वो उनके पोजेशन में था। एंड ईयर लेटर 1943 के आसपास द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड आईएनए वर एस्टैब्लिश्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन 1944 इंडियन ट्राई कलर यानी कि तिरंगा, जो कि भारत में अगर कोई हाथ में ले लेता था तो उसको अंग्रेजी सेना घोड़ों से, बूटों से और लाठियों से पिटवाती थी। मॉडल्ड आफ्टर दैट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस से छोड़ने के बाद भी, कांग्रेस से तिरस्कृत होने के बाद भी, चूंकि उद्देश्य एक था, तो कांग्रेस का जो झंडा था तिरंगा, उसी पर आधारित इन्होंने अपना झंडा, और वो पहली बार भारत का वो हिस्सा स्वतंत्र घोषित हुआ मणिपुर में इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। The adjacent towns of Kohima and Imphal were then encircled and placed under siege by divisions of Japanese army. So Japanese and INA ये मिल के जो है वो ब्रिटिश आर्मी से लड़ रहे थे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भारतीयों ने भारतीयों के खिलाफ, आप देखिए भारतीय लड़ रहे हैं ब्रिटिश आर्मी से, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। और जो दूसरे भारतीय जापान के साथ लड़ रहे हैं वो किसके लिए? भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो भारत की जो सेना है उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं उस समय से उनका दिमाग चलने लगा था, सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि एक व्यक्ति देश से बाहर जाके और आके लड़ने का प्रयास कर रहा है और यहाँ हम अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। बट दुर्भाग्य क्या हुआ वो आगे बात करेंगे, उसके पहले बात करते हैं आईएनए का जो फॉर्मेशन है। वो एक्चुअली वो अपनी एक लंबी स्टोरी है कि एक रास बिहारी बोस साहब ने, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो भारत के आजादी के लिए एक संगठन बनाकर जापान गए थे और वहां पर उन्होंने एक संगठन बनाया था। वहां पर भारत की जो सेना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जब उसको अच्छे तरीके से जापानियों ने धो दिया था, तो उसके जो सैनिक थे उनके साथ कुछ मिलके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको प्रिजनर ऑफ वॉर के वो ना देके, आप भारतीय हो, आप हमारे साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। और फिर एक आर्मी की स्थापना की थी, उसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी उस समय नहीं था। और उसके बाद उसका कंट्रोल उस समय कोई मोहन सिंह करके थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से पहले लड़े थे। बाद में रास बिहारी बोस जी ने जब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया। और जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जापान तो जर्मनी से, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी 4 जुलाई 1944 को, यानी ये सेकंड कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस, और वो 1943 में 1943 सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। एंड ऑन 14 जुलाई 1944 बोस मोस्ट फेमस कोट वाज गिवन टू ऑल द इंडियंस, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 6 जुलाई 1944 को अभी भी भारत में नफरत का स्तर सुभाष जी के प्रति इतना ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस वजह से था पता नहीं, लेकिन ये लगातार अपने कार्य में लगे हुए थे। अच्छा, इसके बीच में एक चीज छूट गई कि 1939-40 के आसपास जब ये जा चुके थे, जर्मनी में थे, उसके बाद भी ये लगातार, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, या अभी तक जो भी मैंने बोला है उस सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, लगातार प्रयास करते रहे थे कि कांग्रेस कुछ करे कुछ करे कुछ करे। और ये बाकी नेताओं के थ्रू महात्मा गांधी को लगातार वो करते रहते थे। तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन 1942 में चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, वो आंदोलन 1942 लास्ट मूवमेंट बाय कांग्रेस और महात्मा गांधी was in 1942। 1942 के बाद से भारत ने, और महात्मा जी ने ये कह भी दिया था कि अब हम फिलहाल अब कोई हमारा वो नहीं है, इरादा नहीं है किसी भी तरीके का कोई और मूवमेंट चलाने का। और 1942 का जो मूवमेंट में जो थोड़ा बहुत हिंसा हुई थी उसके लिए क्षमा मांगी है लिखकर अंग्रेजों से, और कहा है कि मैं और या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई और तीसरे लोग जिम्मेदार हैं। तो 42 के बाद से कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और आजादी मिली 47, 5 साल बाद। तो कांग्रेस के जितने भी आंदोलन थे
उन आंदोलनों का आजादी से कोई रिलेशन है, ये एक हम लोगों को इसको असेस करना पड़ेगा, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार 42 के बाद से लगातार इनका जो तेज है, इनकी जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सो इन ऑन 6 जुलाई 1944 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो, अच्छा इसी बीच में उन्होंने एक रेडियो बनाया आजाद हिंद रेडियो नाम से सिंगापुर में। वहां से उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया और उनकी शुभकामनाएं मांगी उस युद्ध के लिए जो भारत की आजादी के लिए ये लड़ रहे थे। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इधर जर्मनी हार जाता है। जर्मनी हार जाता है और फिर 15 अगस्त 1946 को 15 अगस्त 1946 को जो है जापान भी सरेंडर कर देता है। सॉरी, 15 अगस्त 1945 को जापान भी सरेंडर कर देता है। जब जापान भी सरेंडर कर देता है, ये भी जर्मनी भी हार जाता है, तो उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके साथ थे? जर्मनी के और जापान के एक्सिस ध्रुवी, जिसको को ध्रुवी राष्ट्र बोला है या एक्सिस फोर्सेस, ये हार गए। नेताजी अब और जीता कौन? इंग्लैंड वाले और अमेरिका, ये जीत गए। अब इसके आगे क्या स्थिति बनती है कि देश आजाद होता है इसके ठीक 2 वर्ष के बाद, लेकिन इसी बीच में नेताजी गायब हो जाते हैं या नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 45 के आसपास मैंने आपको बताया कि जब कन्फ्रंटेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इंडियन नेशनल आर्मी से होता है, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियंस हैं उनमें रिवोल्ट की स्थिति क्रिएट होने लगती है और 46-42 के आसपास नेवी में इतना बड़ा विद्रोह पैदा हो गया था कि नेवी में अक्टूबर में जो ब्रिटिशर्स ने अपने जहाज भेजे थे किसी अभियान के लिए, उन जहाजों पर से जहाज वो बीच में किसी आइलैंड पे रोक के भारतीयों ने उसमें से ब्रिटिशर्स को उतार दिया। ये बात है अक्टूबर 1946 की। इसके बाद बात आती है फरवरी 1947 के आसपास, तो बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो नेवी में हो चुका था, बहुत बड़ा विद्रोह, और अब अंग्रेजों के बस की बात बची नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों की सेना, मैं एग्जैक्ट फिगर अभी मैंने यहाँ पे कोट नहीं किया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की सेना का 99% इंडियंस थे और 1% ब्रिटिशर्स थे उस समय पर। 1857 में क्या था, मैं उस पर क्लेम नहीं कर रहा हूं, 1947 के आसपास की बात अगर कर रहा हूं तो गूगल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और स्थिति ये बनने लगी थी कि अंग्रेजों में इस बात की होड़ मचने लगी थी कि सबसे पहले कैसे अपने जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब कंट्रोल के बाहर सिचुएशन है। वो सिचुएशन किसकी वजह से क्रिएट हुई है वो हम आप पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं। जो 1942 में आंदोलन हुआ था वो, या जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और after the Japanese defeat of the battles of Koima and Imphal, Bose's provincial government aim of establishing a base in mainland India was lost forever. However, with the fall of Rangoon, Bose government ceased to be an effective political entity. अच्छा, बोस को इन सारे देशों ने, 7-8 देश थे जिन्होंने भारत को का कुछ भी स्वतंत्र हुआ उसको स्वतंत्र भारत मानकर और बोस को उसके राष्ट्राध्यक्ष का वो दे दिया था, मान्यता दे दी थी बोस को। बोस became head of the state of India at that time and recognized by 6-7 world nations. खैर, चूंकि अब हार गए जापानीज, तो जाहिर सी बात है कि बोस की सरकार की जो मान्यता थी वो भी उन्हीं राष्ट्रों की थी, वो समाप्त हो गई। भारत को 1947 में आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को, ये दिन भी जरा आप सोचिए, ये वही दिन अंग्रेजों ने चुना था। इसको हम बदला भी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस तो सीन से गायब थे, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को ऐसा कहते हैं कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो उसका जो रहस्य है वो अब इसके आगे हम जो है
करेंगे, लेकिन आज शायद नहीं कर पाएंगे। जितना करेंगे, अभी 5-7-10 मिनट हैं तो उतनी बात कर लेते हैं कि उसके बाद, हाँ, तो 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन जापान यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी और जापान की आर्मी ने सरेंडर किया था। इंडियन नेशनल आर्मी सपोर्ट कर रही थी जापान की आर्मी को, जापान की आर्मी ने सरेंडर किया था। भारत को आजादी देने के लिए अंग्रेजों ने वही दिन चुना, और इस देश में एक भी व्यक्ति का मुंह नहीं खुला। ये तो वही दिन है जब हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा समर्थित जापान ने सरेंडर किया था परमाणु विस्फोट के बाद। लेकिन ठीक है, चूंकि सुभाष चंद्र बोस तो वहां थे नहीं विरोध करने वाले, उस समय प्रधानमंत्री थे वहां पर एटली, और एटली ने 1947 में आजादी मिलने के बाद एटली थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। अब आगे देखिए, ये किसी बुक का मैंने यहाँ पे पेपर कटिंग लगाई हुई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी के फ्रांसिस वॉटसन के साथ एक बेबाक साक्षात्कार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हैरानी से कहा, मैं नहीं जानता, अंबेडकर साहब कांग्रेस के बड़े लीडर थे, मैं नहीं जानता कि श्री एटली ने अचानक भारत को स्वतंत्रता कैसे दे दी। इस रहस्य को वह अपनी आत्मकथा में ही खोलेंगे। किसी को उनके ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। लेबर पार्टी ने किस कारण भारत को, लेबर पार्टी यानी जो इटली की पार्टी थी, भारत को आजाद किया होगा, इसके प्रति अंबेडकर ने बीबीसी को उनका अपना आकलन पेश किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राष्ट्रीय सेना, ये अंबेडकर का आकलन है। राष्ट्रीय सेना, ब्रिटिश इस देश पर इस पक्के इरादे से राज कर रहे थे कि देश में जो कुछ भी हो या राजनीति जो भी करें, वह कभी सैनिकों की वफादारी नहीं बदल सकेंगे। यानी कि ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि जो सैनिक हैं उनकी जो लॉयल्टीज है दैट वोंट चेंज, whosoever will be the politically गवर्नमेंट। तो इस आधार पर वो अपना प्रशासन चला रहे थे, और वही चीज बर्बाद हो गई। यानी कि जो सैनिक हैं उनकी जो लॉयल्टीज थी दैट वर स्टार्टेड चेंजिंग। एटली ने तो ये बात को कभी बताया नहीं। ये अंबेडकर की जो भविष्यवाणी थी, ये सच कब साबित हुई है, आगे देखते हैं। इन कन्वर्सेशन विद द देन ब्रिटिश पीएम in New Delhi, Attlee and the Governor General of Governor of West Bengal, British Prime Minister Clement Attlee said, when जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने उनसे पूछा, तो क्या एटली ने बोला, उन्होंने जब पूछा कंट्रीब्यूशन ऑफ इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन, तो Clement Attlee said the role played by Netaji's Indian National Army was paramount in India being granted independence, while the non-violent movement led by Gandhi was dismissed as having had minimal effect. हिंदी वाले में जरा देखिए, किसी और दूसरी पुस्तक से मैंने लगाया। न्यायाधीश चक्रवर्ती भारत की सबसे पुरानी अदालत के स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारत छोड़ने के ब्रिटेन के फैसले के बारे में गांधी के असर पर भी पूछा था। चक्रवर्ती के शब्दों में सवाल सुनकर एटली के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। ये वो व्यक्ति है जिसने आजादी दी है, उस समय वही प्रधानमंत्री था। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि गांधी का क्या असर था आजादी ब्रिटेन के भारत छोड़ने के बारे में, तो एटली ने व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और उन्होंने धीरे से शब्द चबाते हुए कहा, न्यूनतम, दैट मीन्स मिनिमल। इसके बाद की जो मिस्ट्री है उस पर आज चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो द टाइम इज अबाउट टू एंड। अभी 4-5 मिनट है, उसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु के बारे में यह हुआ कि जो 18 अगस्त को एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें नेताजी डाइड, ऐसा आपको पता है। लेकिन इस पे कंट्रोवर्सीज बहुत रही और उसकी वजह से 3 कमीशन इस पर जांच कर चुके हैं। 1956 में शहनवाज कमीशन ने कहा कि उसी प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हुई। उसके बाद भी आप देखिए कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा थी कि 1970 में फिर से कमीशन बना, उस खोसला कमीशन ने फिर कहा कि शायद इसी में मृत्यु हुई, कुछ ज्यादा पता नहीं है। 1999 में मुखर्जी कमीशन, जो कि अभी 1999 यानी कि 2005 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। मुखर्जी कमीशन जो बना, उसने अब नेताजी जब ये जो कमीशंस बने, तो उसके बाद जब जांच हुई उसमें, तो द कमीशंस आस्क्ड अबाउट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। और उस दिन, जिस दिन कहते हैं नेताजी का देहांत हुआ,
उस दिन जो आर्मी के हॉस्पिटल का से जो डेथ सर्टिफिकेट्स रिसीव हुए थे या जो नेताजी के लिए दिया गया था, वो ये डेथ सर्टिफिकेट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ लीजिए। इसमें किसी ओकारा इचिरो नाम के व्यक्ति का ये डेथ सर्टिफिकेट बना था और 19 तारीख को जो उनकी डेथ इसमें उसकी दिखाई गई है और उसके बाद उसका क्रिमेशन हुआ है। और वो नेताजी को या तो जो भी नाम हम गलत लिखा हो, इस पे ये अपने आप में पूरा रहस्य है और इस पे एक लंबा जो है सेशन और चाहिए। आगे पढ़ लीजिए, ये फाइंडिंग्स हैं, ये मैंने मुखर्जी कमीशन की जो रिपोर्ट है जो लास्ट वाला है। The above findings are sufficient to hold that the story of Netaji's death in the plane crash has not at all been proved and to answer the related questions in the negative. But quite a number of deponents and or their counsel have further submitted that there is adequate evidence on record to disprove the above theory of plane crash and for that matter to prove that Netaji was alive beyond August. Anyways, this means कि जो ये लास्ट वाला कमीशन था इसने क्या मान रहा है कि वो थ्योरी जो है प्रूव हो नहीं रही है और दिस इज द रिपोर्ट ऑफ दैट कमीशन। आई डोंट नो हाउ टू जूम इट, जस्ट अ मिनट। खैर ये कंक्लूजन है और आप अगर इसको पढ़ पा रहे हैं तो ये कंक्लूजन जो मुखर्जी साहब ने दिया है, इन व्यू ऑफ एंड इन कंफर्मिटी विद द प्रीसीडिंग डिस्कशन द रेस्पॉन्स ऑफ द कमीशन टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज एज फॉलोज। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज डेड, मतलब उनकी अब मृत्यु हो चुकी है कम से कम। ये बात है 2005 की, जाहिर सी बात है 1897 में जन्मा व्यक्ति भारतीय जो है उनकी जो आयु वय होती है उसके हिसाब से लगभग उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कमीशन ने इसने फाइनल किया। बट सेकंड पॉइंट क्या लिखा, ही डिड नॉट डाई इन द प्लेन क्रैश एज एलिजेड। तीसरा, द एशेज इन द जापानीज टेम्पल आर नॉट ऑफ नेताजी। जापान में एक मंदिर रिंकोजी मंदिर में अस्थियां रखी, भारत सरकार उसका किराया देती है हर वर्ष। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो वो उन्होंने संसद में किसी ने सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है वो अस्थियां हम लेके आएंगे। तो किसी और ने पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि ऐसा भैया अस्थियां तो लेके आओगे, पहले बताओ तो वो अस्थियां किसकी हैं। तो वो पूरे उसके एवज में ये कमीशन बना था कि वो अस्थियां किसकी हैं। और जब इस कमीशन ने ये फाइंडिंग्स जो दी हैं, द एशेज इन द जापानीज टेम्पल्स आर नॉट ऑफ नेताजी, so in absence of any clinching evidence a positive answer cannot be given। और बाकी चीजें तो अब आपके सामने है, तो अभी के लिए मैं यहीं पर इसको रोकता हूं। अगर जो आगे की उसके बाद जो अगर नेताजी की डेथ नहीं हुई तो नेताजी कहां गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मैं आपको यहां पर हिंट देके छोड़ता हूं कि भारत सरकार से एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसी चीज उपलब्ध हुई जिससे आप ये कह सकते हो कि 1985 तक नेताजी जिंदा थे। नंबर 1। नंबर 2, एक और कमीशन बना था, विष्णु सहाय कमीशन। विष्णु सहाय कमीशन ने ये जांच करने की कोशिश की थी कि फैजाबाद में एक महात्मा थे, क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे। कमीशन का जो मैंने कमीशन की फाइंडिंग्स पढ़ी उसमें कमीशन ने मना किया है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन वो और भी चीजें हैं क्योंकि कमीशंस पर बहुत प्रभाव रहता है। वो जो विष्णु सहाय कमीशन है, विष्णु सहाय कमीशन जस्टिस विष्णु सहाय उनके पुत्र मेरे साथ कभी पढ़े हैं तो उनसे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा भाई सोमेन मुझे ये सब चीजों के बारे में पता नहीं, मैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूज्ड टू लिव इन सम यूरोपियन कंट्री। तो बहुत ज्यादा अभी उस पर बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो कभी आगे समय मिलने पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवेज आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस आपके अगर कोई हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दोज क्वेश्चंस, राइट? यस, अगर किसी पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो एनीबडी प्लीज आस्क। Well, participant, before leaving the session, please
Fill the feedback form. It's shared in the chat window. If anybody has any question, please post in the chat box. इस बीच में चलिए मैं आपको ये बताता चलूं कि ये तीनों के तीनों कमीशन, जब तक की बात चल रही है, जब तक आपके कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 मिनट हम अभी और हैं हमारे पास, कि भारत की किसी सरकार ने कोई भी सहयोग नहीं किया किसी भी कमीशन को। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं कि किसी भी कमीशन को सहयोग नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी कमीशन अपने आप नहीं बनाया गया। इन कमीशंस को बनाने के लिए या तो गवर्नमेंट पर पार्लियामेंट में प्रेशर पड़ा या अदालत ने हस्तक्षेप किया, तब ये कमीशन बनाए गए। ये 2 चीजें भी ध्यान में रखने वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक और जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, पता नहीं चूंकि हम उतना कनेक्टेड नहीं है तो शायद इतना दिमाग में नहीं आता हो, कि अगर ये तो अब फाइनल जो कमीशन है उसने बोल दिया कि जो सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में खत्म नहीं हुए थे, तो अगर खत्म नहीं हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ, वो कहां गए? और जैसा कि मैंने आपको हिंट किया है कि वो जिंदा थे शायद, और कुछ लोग उनके संपर्क में थे शायद। हाँ, नेताजी की पुत्री, किसी ने क्वेश्चन पूछा, नेताजी की पुत्री जिंदा है क्या? नेताजी की पुत्री अभी कुछ समय पहले तक, मेरे ख्याल से मुखर्जी कमीशन के समय तक तो जिंदा थी, उसके बाद का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन तब तक जिंदा थी। लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी बहुत ज्यादा नेताजी की पुत्री की इसमें नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर लोग उनके परिवार के, वो फिर आजादी के बाद कांग्रेस के संपर्क में उनका एक हिस्सा आ गया था। ओके, डॉक्टर सुमन कह रही है शी इज अलाइव, दैट्स ग्रेट। शी इज इन इंडिया और इन जर्मनी? डॉक्टर सुमन, थैंक यू, थैंक यू। सो खैर, तो कुल मिलाकर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा समय भी पूरा हो रहा है, हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ अभिजीत जी, यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ Was there any relation between गुमनामी बाबा एंड नेताजी, इसके लिए भी एक कमीशन बना है, और वो कमीशन जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन है। उस कमीशन ने की जो फाइंडिंग्स हैं, वो सिंगल पर्सन कमीशन था। वो फाइंडिंग जस्टिस विष्णु सहाय इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने बताया है, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, कि ये जो गुमनामी बाबा हैं ये सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ऐसा उस कमीशन ने बताया है। और जैसा मैंने आपको बताया, जस्टिस विष्णु सहाय के सुपुत्र मेरे साथ कहीं पर एक साथ थे हम लोग पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि शायद कुछ और जानकारी मिले, लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोगों के परिवारों में ऐसा हमेशा रहा है कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो वो हम लोगों के पेरेंट्स या माता पिता जो है बच्चों पे इतना नहीं शेयर करते थे, तो हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं। तो उन्होंने, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा कि सोमेन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पिताजी ने कौन सा कमीशन हेड किया था या क्या किया था, तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन हाँ, कमीशन की रिपोर्ट है कि वो गुमनामी बाबा और ये अलग अलग थे, ऐसा कमीशन ने कहा है। हैंड राइटिंग की जहां तक बात है, तो जो हैंड राइटिंग का मुखर्जी कमीशन के टाइम पे भी शायद ये बात आई थी, और इंडिया में जिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इन्होंने हैंड राइटिंग की जांच कराई थी, उस एक्सपर्ट ने केवल ये लिख के दिया था नहीं, यानी हैंड राइटिंग गुमनामी बाबा की और सुभाष चंद्र बोस की नहीं मिलती है, बस इतना, सिंगल लाइन आंसर, अपना उसका नाम और लिख दिया नहीं। जबकि एक और व्यक्ति है जो जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है, अनुज धर, उन्होंने अमेरिका में वहां के एक्सपर्ट से हैंड राइटिंग की जांच कराई, और उन्होंने बाकायदा, वो वर्ल्ड के टॉप 2-3 हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स में से एक है, बाकायदा उन्होंने ये बताया कि हैंड राइटिंग पूरी तरह से मैच करती है, नंबर 1। नंबर 2, गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट, उनके दांत मिले थे 7 या 9, डीएनए टेस्ट दांतों का करवाया जब मेरे ख्याल से, चाहे वो जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने कराया हो या उसके पहले मुखर्जी ने ही कराया था, शायद मुखर्जी ने कराया था, लेकिन इंडिया में उसमें रिपोर्ट में छेड़खानी हुई, और रिपोर्ट के साथ में
कुछ ग्राफ दिया जाता है। एक्चुअली जो डीएनए टेस्ट है उसमें कोई रिपोर्ट ऐसे नहीं आती कि ये यस और नो, उसमें एक ग्राफ होता है और उस ग्राफ के बेसिस पे जो एक्सपर्ट होता है उसको रीड करके बताता है कि यस और नो। तो जो रिपोर्ट मुखर्जी कमीशन में जमा की गई उसमें लिखा हुआ था कि गुमनामी बाबा का डीएनए उनके परिवार के लोगों के साथ में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो रिपोर्ट का मतलब उसमें केवल यही था नो। और जब इस पर जो रिसर्च कर रहे लोगों ने चर्चा करी तो विश्व के सभी डीएनए एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि फर्जी रिपोर्ट है, ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई नहीं जाती डीएनए की जिसमें कि वो एन्सेफेलोग्राम या क्या वो करके है वो ग्राफ ना दिया जाए, सीधे सीधे हाँ ना बोल दिया जाए। दैट इज फेक रिपोर्ट और फॉल्सिफाइड रिपोर्ट, राइट। खत्म। ओके अभिजीत जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? कल्पेश जी, मे आई नो योर नेम? सोमेंद्र शुक्ला, वो तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ही मैंने दिया था शायद। एनीवेज, ये जहां से आपने क्लिक किया है वहां पे भी लिखा होगा, वहां पे भी एक क्रिएटिव रहा होगा। आई एम डॉक्टर सोमेन शुक्ला, डायरेक्टर एट MIT मेरठ। सो हम इसको खत्म करें क्या? हाथ डॉक्टर हिमांशु शर्मा इज रेजिंग द हैंड। देखिए उनका कोई क्वेश्चन है क्या आयुष जी? जस्ट चेकिंग। साक्षी गुप्ता एंड Sakshi, do you have any question? Please write in the chat box. Jailal Kumar sir, if you have any question, please write in the chat box. मानसी चौधरी, थैंक यू। तो आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने से क्लास में ना आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आओगे तो पढ़ेगी, नहीं आओगे तो फिर अभी 61% एटलीस्ट 75 तो ये हिमांशु सर ने ये रेज हैंड क्या गलती से है या ये अभी तो आ रहा है क्लास पूछना चाह रहे हैं? 26-27 तक आओगे। Sir, there possibility that he just marked his presence, maybe. I request you please lower your hands if you don't have any query. Jailal sir, do you have any query? So Ayush ji, let's close the session, right? So thank you very much to all of you who have attended the session.